उम्मीद वो ये करते थे कि हम उनके खिलाफ अब मुकदमा करेंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। 1989 में किले में सबसे बड़ा बूथ सेंटर था। कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर नवाबजादा जुल्फ़िकार अली खान साहब मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे। उनके बड़े भाई मुर्जा अली खान उस वक्त जिंदा थे और उन्हें हिज़ाई नस्ल का लक़ब दिया था। मैं, मेरी बीवी, मेरा बड़ा बच्चा बहुत छोटा सा था और छोटा बच्चा गोद में था। मेरी तीनों बहनें वोट डालने गए थे और उस वक्त किले के एक दरवाजे से 4-5 जीपें दाखिल हुई फायरिंग करती हुई, और उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट उनमें आगे थे और मेरे सीने पर इस तरह 7-8 तमंचे लगा दिए गए, जिनमें जर्मन पिस्टल भी थे। मैं हल्के जाड़े थे, प्रिंस सूट पहने हुआ था। सबने गोलियां चलाईं, मेरे पैरों पर गिरे रिवॉल्वर्स, लेकिन कोई गोली नहीं चली। पुलिस फायरिंग हुई, कई 100 राउंड गोली चली। मेरी मौत नहीं आई थी, मैं नहीं मरा। और उसी मैदान में, जिस मैदान में यह हादसा हुआ था, पहली बार सरकार बनी, मैंने वहीं हेलीकॉप्टर उतारा और लोगों से पहली बार ये कहा कि तुमने सुना होगा अल्लाह होता है, तुमने सुना होगा भगवान होता है, मैंने देखा है। इलेक्शन कैंपेन में था पिछली बार। आप तो सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं अगर हेलीकॉप्टर के पर में मक्खी के बराबर भी कोई नुक्स आ जाए तो क्रैश हो जाएगा। 2 परों का हेलीकॉप्टर था और तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा टूटकर हेलीकॉप्टर के पर का उड़कर धमाका हुआ, बहुत जोरदार। हेलीकॉप्टर नाचता रहा, कभी हाई टेंशन वायर पर उतरता था, कभी जा रही थी ट्रेन उस पर उतरता था। पायलट्स पसीने पसीने हो गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त हम नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब, सिर्फ एक ही दुआ याद रही थी, घबराहट में सब भूल गए थे। और वो हेलीकॉप्टर ज़मीन पर गिरा और वो ऐसी जगह गिरा जहाँ से आलू निकाले गए थे और खेत बहुत नरम था। जब मैं उस वक्त नहीं मरा, जब मैं किले के मैदान में इतने मेरे सीने पर तमंचे चलाए गए, तब नहीं मरा। मुझे इतना भयानक कोरोना हुआ कि पूरे अस्पताल में मैं अकेला जिंदा बचा था। मेरे सामने से सारी लाशें जाती थी, मेरे सामने वार्ड खाली होता था और फिर भर जाता था। मैं तब नहीं मरा। मेरे चाहने वालों ने बहुत कोशिश की, मैं फिर जिंदा बाहर आ गया। मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन का मिशन मैंने शुरू किया है, वो रहे या न रहे, सदियों लोग इसके खंडरात देखने आया करेंगे। आपने अगर जौहर यूनिवर्सिटी को देखा नहीं है तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप उसे क्या आजम खां साहब का जिस तरीके का अंदाज होता था जेल जाने से पहले, क्या आजम खां का अंदाज वैसे ही रहने वाला है या आवाज दब जाएगी आजम खां? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने 40 साल सोने और चांदी के कंगन हासिल करने के लिए नहीं की थी। न मेरे पास कोई बंगला है। जब ईडी वाले मेरी इंटरोगेशन करने के लिए जेल में 5 दिन आए और उन्होंने मुझसे पूछा विदेशों में कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स हैं आपके, तो मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मुझे आपके सवालात पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हो गया। आजम भाई, ये जो मुकदमों का दौर शुरू हुआ आजम भाई, ये आपके पार्लियामेंट बनने के बाद शुरू हुआ। इसकी वजह ये तो नहीं कि एमपी का इलेक्शन लड़ा, एमपी चुनेगा या उसके बाद सब मुकदमे
कहने का मतलब ये है कि वो- सेंट्रल की राजनीति में आजम खान बड़े कदना बन जाए इस वजह से तो नहीं? वो तकरीर मेरी एक दिन में कई करोड़ लोगों ने सुनी थी। मैं नहीं जानता क्या हुआ। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं 1 साल सीन से आउट रहा, क्योंकि पुलिस कहती थी कि एनकाउंटर हो जाएगा, और 27-28 महीने में एक ऐसी कोठरी में रहा जिसमें उन लोगों को बंद किया जाता था जिन्हें 2 दिन बाद फांसी देना होती थी। बिल्कुल अकेला रहता था। जिंदा आ गया वापस। आपकी आंखें नम है, यातनाओं को आपने बहुत झेला है। नहीं, बिल्कुल नम नहीं है, सर खुश्क हो गई हैं आंखें। सर सब लोग एक सवाल जानना चाहते हैं, अखिलेश यादव और आपके बीच में क्या अपनों ने भी खंजर घोंपा है क्या सर पीठ में आजम खान के? क्या अखिलेश की अखिलेश से आप भूमिका मुलाकात जो होनी चाहिए थी, आप उससे ऐसा सीनियर लीडर ऑफ एसपी आप निश्चिंत हैं? नहीं, देखिए या कोई लीडर, गुस्सा है मन में? देखिए लीडर तो हम कभी थे ही नहीं। लीडर तो हम कभी थे ही नहीं। अगर लीडर होते तो इतने बहुत से काम कर नहीं पाते। अगर लीडर होते तो यूनिवर्सिटी नहीं बना पाते, बच्चों के स्कूल नहीं बना पाते। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और यूनिवर्सिटी का जिसका मैं चांसलर हूँ, ये नॉन बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इसमें देते हैं पैसा, न तो सैलरी लेते हैं, खाना और नाश्ता भी हमारा घर से जाता है, न हम न हमारा कोई सदस्य। हाँ, ये अलग बात कि जब दरोगा जी हमारा बयान लेने के लिए जेल में गए तो उन्होंने बहुत तारीफ करी कि आपने बड़ा अच्छा शहर बनाया है, यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी बनाई है। हमदर्दी जाहिर की और ये भी कहा कि आप जब रामपुर आएँ ज़मानत पर तो कोशिश करिएगा कि भूमिगत रहें। आप पर इतने मुकदमे हैं कि आपका इनकाउंटर भी हो सकता है। तो जब ये थ्रेटनिंग मुझे जेल में मिल सकती है, उसके बाद तो फिर कोई अपना कोई पराया रह ही नहीं जाता। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आपका और शिवपाल जी का क्या होगा? मायावती जी भी आपकी तारीफ कर रही है। हर दल, समाजवादी पार्टी के साथ साथ हर दल आपसे मुलाकात, देखिए, मैंने बहरहाल हर दल आपसे मिलना अपनी सारी ज़िंदगी एक चीज़ साबित करने की कोशिश की कि मेरी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है। मैं ज़मीर बेचने वाला नहीं हूँ, न मैं मुल्क बेचने वाला हूँ, न मैं कौम बेचने वाला हूँ। ये मैंने इमरजेंसी के वक्त भी साबित कर दिया था, और 40 साल तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी मिसाल हो, और शायद अभी तक नहीं है, कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता हो, और एक बार जब वो जेल में हो तो इतने वोट मिले हों जितने उसे बाहर रहकर भी न मिले हों।